स्टार्ट करें? प्लीज। ओके। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को बताते थे, क्रिया योग एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानवीय क्रम विकास की गति बढ़ाई बढ़ाई जा सकती है। लाइफ एनर्जी की, बेसिकली लाइफ एनर्जी की जो स्पीड है वो बढ़ाई जा सकती है, या फिर ह्यूमन की जो एवोल्यूशन है। योगिनी जी म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। सो ह्यूमन एवोल्यूशन को बेसिकली जो आप बढ़ रहे हो जीवन में आगे, उस चीज को आप क्रिया योग से बढ़ाए मतलब फास्ट कर सकते हो, ऐसा युक्तेश्वर जी बताते थे। प्राचीन योगियों ने यह पता लगा लिया था कि ब्रह्म चैतन्य का रहस्य श्वास नियंत्रण के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो भी हमारी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, वो बहुत ही इंटीमेटली लिंक्ड है ब्रेथ मास्टरी के साथ। मैं साथ साथ इंग्लिश बुक को रेफर करके बोल रही हूँ। तो ये चीज योगियों ने पहले ही डिस्कवर कर ली थी कि जितना ज्यादा हम अपने श्वासों पे कंट्रोल कर पाएंगे, उस पे मास्टरी कर पाएंगे, उतना ज्यादा हम ब्रह्म चेतना को जान पाएंगे, वो पता लगा पाएंगे कि वो क्या है। तो वहां पे मतलब उन्होंने एक तरह से रास्ता बता दिया कि अगर आप उस ब्रह्म को जानना चाहते हो तो क्रिया योग उसका माध्यम है। विश्व के ज्ञान कोश में यह भारत का अद्वितीय एवं अमर योगदान है। अगेन इंडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस चीज का। और इट्स अ डेथलेस कंट्रीब्यूशन, ऐसा बुक कह रही है इंग्लिश में। डेथलेस कंट्रीब्यूशन मतलब कभी ना मरने वाला। उच्चतर कार्यों के लिए हृदय क्रिया को चलाते रहने में सामान्यतः खर्च हो जाने वाली प्राण शक्ति को किसी ऐसी प्रवृत्ति की सहायता से श्वास की अनवरत आवश्यकता से मुक्त करना आवश्यक है, जो श्वास को शांत और निस्तब्ध कर सके। मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। द लाइफ फोर्स विच इज ऑर्डिनरीली अब्सॉर्ब्ड इन मेंटेनिंग द हार्ट पंप। ज्यादातर जो लाइफ की हमारी प्राण शक्ति है वो हमारे हार्ट की पंपिंग में बिजी रहती है। उसको उस चीज से फ्री करना चाहिए ताकि वो हायर एक्टिविटीज को कर सके, जो इससे भी ज्यादा करने में वो सक्षम है, जो एक नॉर्मल इंसान को पता ही नहीं है। कैसे कर सकती है? बाय कामिंग एंड स्टिलिंग द सीजलेस डिमांड्स ऑफ द ब्रेथ। मतलब ये जो श्वास को शांत करके, और फालतू का ये जो श्वास हमारा बिजी है ना सिर्फ हार्ट को पंप करने में, इसका एक्चुअली इससे ज्यादा कार्य यूज हो सकता है, जो हमें एक नॉर्मल लेवल पे नहीं मालूम। सिर्फ क्रिया योगियों को पता है कि कैसे आपके श्वास का काम सिर्फ हार्ट पंपिंग नहीं है, वो आपको एक लेवल ऑफ एवोल्यूशन पे ले जा सकता है, नेक्स्ट कॉन्शियसनेस लेवल पे ले जा सकता है। नेक्स्ट पेज तुषार। तो बेसिकली आने वाले पैराग्राफ्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे क्रिया योग इन चीजों को करता है। क्रिया योगी मन से अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के 6 चक्रों आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान तथा मूलाधार में ऊपर नीचे घुमाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्रिया योगा का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि वो करते कैसे हैं। हमें करना नहीं आ जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं समझ आएगा, मगर हमें इसकी थ्योरी समझ में आ जाएगी कि जो हमारे चक्रास हैं, और यहाँ 7 चक्रास की बजाय 6 चक्रा तक की बात हो रही है, रूट चक्रा से लेके आपके थर्ड आई चक्रा तक। लेकिन क्राउन चक्रा की यहाँ बात नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि छह छह आपके जो स्पाइनल कॉर्ड में ये सेंटर्स हैं, प्राण के और लाइफ फोर्स के, इसके अंदर क्रिया योगी अपने मन की शक्ति से अपनी प्राणवायु को, प्राण शक्ति को ऊपर नीचे घुमाते हैं, जैसे कोई स्पाइरल चल रहा हो। यह ये 6 चक्र विराट पुरुष के प्रतीक स्वरूप राशि चक्र की 12 राशियों के समान है। तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे 12 एस्ट्रोनल जोडिएक साइन है, जो कि हम कहते हैं कि एक प्रॉपर विराट पुरुष, एक कॉस्मिक मैन को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, कि एक अगर इंसान का रूप बना दे तो उसमें ये 12 राशियां भी समा जाए, जिनमें ये 6 चक्र हों। तो ये उसी के अंदर पूरी प्राण शक्ति को घुमाने की प्रक्रिया ही क्रिया योगा का फाउंडेशन है। मनुष्य के सूक्ष्म ग्रही मेरुदंड में आधे मिनट के प्राण शक्ति के ऊपर नीचे प्रवहन से उसके क्रम विकास में सूक्ष्म प्रगति होती है। यहाँ लिखा है कि 1/2 मिनट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एनर्जी।
अगर आप 1.5 मिनट की या आधे मिनट की ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड में ये एनर्जी घुमाते हो, कैसे घुमाते हो वो उनको सिखाया जाता है गुरुओं द्वारा। अगर आप उसे घुमाते हो, ये आपके एवोल्यूशन में एक प्रोग्रेस देता है। एंड दैट हाफ मिनट ऑफ क्रिया इक्वल्स 1 ईयर ऑफ नेचुरल स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट। यह आधे मिनट की यह क्रिया 1 वर्ष की स्वाभाविक तौर पर होने वाली आध्यात्मिक उन्नति के बराबर होती है। यानी कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ घंटों की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है मिनटों की। और बात मिनट की भी पूरी नहीं हो रही, आधे मिनट की बात हो रही है कि आपको यहाँ पे आधे मिनट में जो प्राण शक्ति का प्रवाह आप कर रहे हो ऊपर से नीचे तक उसको, उसमें आपका आध्यात्मिक उन्नति पूरे वर्ष के बराबर की हो रही है। आप 1 साल स्पिरिचुअलिटी परस्यू करते रहो और आप सोचो कि यार मैं तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ऊपर आ रहा हूँ या आ रही हूँ, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। तो वो 1 साल आपके आधे मिनट में पूरा हो सकता है अगर आप एक क्रिया योगी हो। ये बहुत बहुत गहरी बात है कि अगर आप आधे मिनट का क्रिया योग करके 1 साल से अपने आप को फास्ट फॉरवर्ड ले जाओ स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आई एम श्योर हम सब जो लोग इस जर्नी पे हैं वो इस चीज को जरूर चखना चाहेंगे और सीखना चाहेंगे कि कैसे हम और फास्ट फॉरवर्ड हो जाएं कि आगे तक देखें कि क्या है। वरना तो शायद ये हमारी उम्र कम पड़ जाए, क्योंकि हम उस लेवल तक पहुंचने में पता नहीं कितने साल लगा देंगे। पर अगर हम क्रिया योग का रास्ता अपनाएंगे तो हम फास्ट फॉरवर्ड मोड में मोस्ट लाइकली कुछ कुछ हद तक आगे बढ़ सकते हैं। मानव के सूक्ष्म देह में सर्वदर्शी आध्यात्मिक नेत्र रूपी सूर्य की परिक्रमा करने वाली 6 ध्रुवता की गणना के से 12 चक्र रूपी राशियों के और स्थूल जगत के सूर्य एवं 12 राशियों के बीच परस्पर संबंध है। ये कह रहे हैं कि द एस्ट्रल सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विद 6 and 12 बाय पोलैरिटी, मतलब अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल दो अलग पोल्स की पोलैरिटी देखे तो 6 इधर 6 उधर, inner constellations revolving around the sun of omniscient spiritual eye। वो स्पिरिचुअल आई, वो ऐसी आंख जो सारी जगत को देख पा रही है, वो एक ऐसी सर्वदर्शी आध्यात्मिक नेत्र है। वो सूर्य के इर्द गिर्द जैसे ये सारी राशियां आसपास चक्कर लगा रही हैं, उसी तरह से उस फिजिकल सूर्य यानी कि एक्चुअल जिसे हम सूर्य बोलते हैं, उसी सूर्य के इर्द गिर्द ये 12 राशियां जैसे परस्पर इनका संबंध है, वही संबंध यहाँ पे हमारे इस सूक्ष्म देह का है। क्योंकि उसके अंदर उन 12 राशियों का जो रेलेवेंस है वो अपनी स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है। और उसी स्पाइनल कॉर्ड में बह रही जो ये प्राण वायु है, ये उस लाइफ फोर्स को हम कंट्रोल या सर्कुलेट कर पाते हैं, स्पाइरल लेके अप एंड डाउन अपवर्ड डाउनवर्ड लेके जा पाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिसिंग क्रिया योगा। अगर हम सीख जाए तो यहाँ पे सन का भी सिग्निफिकेंस आ गया, 12 राशियों का भी आ गया। कहीं ना कहीं हम फिर एस्ट्रोलॉजी को अपनी बॉडी में देख पा रहे हैं। यानी कि जब हम कहते हैं ना कि हम यूनिवर्स का पार्ट है और यूनिवर्स मुझ में ही है, तो इसी तरह से हमें कई प्रमाण हमारे किताबों में मिलते हैं और चीजों में मिलते हैं, धर्म में ग्रंथों में, कैसे जो चीजें बाहर है वही अंदर है। तभी कहते हैं ना, कैरेट को काटो आंख की तरह उसकी दिखेगी स्लाइस, क्योंकि जो बाहर है कैरेट, जो गाजर है, वैसे ही आपकी आंख है। ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको बाहर का और अपने शरीर का प्रॉपर एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा कि कैसे ये पूरा ब्रह्मांड मुझ में है और मेरे अंदर है। जब कान्हा छोटे थे और उन्होंने मिट्टी खा ली थी और माँ को अपना मुंह खोल के दिखाया पूरा ब्रह्मांड अंदर, वो भी सिंबॉलिक है। ये सारी कहानियां सिंबॉलिकली इंसानों तक पहुंचाने के लिए लीलाएं हुई है, ताकि हम समझ सकें कि ब्रह्मांड जो हम बाहर सोच रहे हैं ना कि अरे कहीं ऊपर आकाश में देखेंगे तो दिखेगा, शायद बादलों में होगा, शायद सितारों के पार होगा, शायद हमारी नासा वाले कोई स्पेसशिप लॉन्च करेंगे तो हम ब्रह्मांड देख पाएंगे। वो एक इल्यूजन है। वो बाहरी तौर पे सही है कि ठीक है वहां पे एक गैलेक्सी एग्जिस्ट करती है, बहुत सारी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं, मगर वी आर अ पार्ट ऑफ दैट कॉस्मोस और वो हमारे अंदर भी है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में आने वाला बंदा ये जान जाता है कि मेरे अंदर वो उस क्रिएटर का अगर अंश है तो मैं भी एक क्रिएटर हूं और मैं भी मैनिफेस्टेशंस कर सकता हूं। जब तक हमें ये चीजें समझ में नहीं आती तब तक हम मैनिफेस्टर बन ही नहीं पाते। हाँ, तुक्के में मैनिफेस्टेशन जरूर हो जाता है और हम कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है
और आता वाता कुछ नहीं होता जब तक हमें ये नहीं पता कि वो जो चीजें, वो टूल्स जो हम कह सकते हैं ना, एक कारीगर को जो टूल्स चाहिए होते हैं, ऐसे हमें जो मैनिफेस्टेशन के टूल्स चाहिए, वो भगवान ने हमारी खोपड़ी में पहले ही डाल दिए थे जब वो हमें रच रहा था। और वो रचना हमारे अंदर हर तरह से बाहर के यूनिवर्स से मैच खाएगी। अब यहाँ पे बहुत प्यारी तरीके से इन्होंने कह दिया कि कैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमारी 12 राशियों को दर्शाती भी है, और उसी के अंदर ऊपर नीचे जाने से हमारी जो लाइफ फोर्स है, वो क्रिया योग को प्रैक्टिकल करने में हमें हेल्प करती है। तो आगे कहाँ पे है हम? प्राचीन ऋषियों ने, हाँ, इस प्रकार सभी मनुष्य एक आंतरिक और एक बाह्य विश्व से प्रभावित होते हैं। सभी मनुष्य एक आंतरिक और एक बाह्य विश्व से, मतलब इनर एंड आउटर यूनिवर्स से हम लोग सब प्रभावित है। वी आर ऑल अफेक्टेड बाय दैट। और प्राचीन ऋषियों ने यह ढूंढ निकाला कि मानव की सांसारिक और आकाशीय परिस्थितियां उसे 12 वर्ष के काल चक्र के क्रम में स्वाभाविक उन्नति के उसके मार्ग पर आगे सरकाती है। ये हमें इस लाइन से पता चल रहा है, जो पुराने ऋषियों ने निकाला, ढूंढा, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो हमारी धरती पे रहने वाली अर्दली या हेवनली एनवायरनमेंट है, यानी कि जो आकाश की और इस संसार की जो भी परिस्थितियां है, जो भी सर्कमस्टेंसेस है, वो 12 ईयर की साइकिल से गुजरती है। हर 12 साल में एक परिवर्तन हमारे शरीर से भी होता है और दुनिया में भी, प्रकृति में भी होता है। और ये परिवर्तन हमें नेचुरली आगे पुश करता है, हमारी नेचुरली आगे उन्नति की तरफ हमारे मार्ग पर सरकाता है हमें। तो यहाँ 12 ईयर की साइकिल का भी महत्व है। तो जो लोग इन साइंसेस में है, ऑकल्ट में है, जैसे एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं, न्यूमरोलॉजी में कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे कि 12 ईयर साइकिल का भी क्या महत्व है। शास्त्र दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि मनुष्य को अपने मानवीय मस्तिष्क को पूर्ण विकसित कर ब्रह्म चैतन्य प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों की स्वाभाविक आदि व्याधि रहित विकास की आवश्यकता होती है। The scriptures aver that man requires million years of normal, diseaseless evolution to perfect his human brain sufficiently to express cosmic consciousness। मतलब अगर आज की डेट में मुझे उस ब्रह्म ज्ञान को अभिव्यक्त भी करना हो ना, वो चेतना के बारे में बात करनी हो, एक्सप्रेस करना हो और ढंग से बताना हो, तो मेरी ब्रेन को जिस लेवल का एवोल्यूशन चाहिए, वो आएगा 1 मिलियन नॉर्मल उस जीवन में, उन वर्षों में जब मैं डिजीज से मुक्त हूं, पूर्ण विकसित हूं, मानवीय मस्तिष्क में पूर्ण विकसित हूं, मतलब मेरी ब्रेन भी डेवलप्ड है, मैं डिजीज से भी मुक्त हूं, और इस तरह के 1 मिलियन ईयर्स जी चुकी हूं। तब जाके शायद मैं उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस कर पाऊं। उससे पहले मैं कर ही नहीं सकती, सीख ही नहीं सकती कि उसे एक्सप्रेस क्या, एक्सपीरियंस भी कैसे करूं, वो भी नहीं आ सकता। तो बताया गया है कि 8.5 घंटे में की गई 1,000 क्रियाएं योगी में एक दिन में 1,000 वर्ष का नैसर्गिक विकास लाती है। तो यहाँ कैलकुलेशन दी है कि 1,000 क्रिया प्रैक्टिस्ड इन 8 आवर्स, 8 घंटे लगते हैं 1,000 क्रिया करने में एक योगी को, और एक दिन में वो 1,000 सालों जितना एवोल्यूशन कर सकता है। यानी कि एक दिन लगाया, उस एक दिन में 8 घंटे निकाले, उन 8 घंटों में 1,000 क्रिया योगा कर ली। तब आगे बता रहे हैं कि एक वर्ष में 3,65,000 वर्षों का विकास, 3,65,000 ईयर्स का एवोल्यूशन हो सकता है विद इन दैट 1 ईयर इटसेल्फ। इस गिनती को अगर फिर से समझे, पहले ही साल में अगर हम डेली 8 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हर इस टोटल 8 आवर्स में हम 1,000 क्रिया योग प्रैक्टिस कर ले, तो हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में या अपने ह्यूमन एवोल्यूशन में, अपनी ब्रेन के एवोल्यूशन में 3,65,000 ईयर्स का काम एक साल में कर जाएंगे। इस प्रकार क्रिया योगी 3 वर्षों में ही अपने जागरूक आत्म प्रयास के द्वारा वह परिणाम प्राप्त कर लेता है जिसे करने में प्रकृति 10 लाख वर्ष लगाती है।
तो आपका 10 लाख ईयर्स का एफर्ट सेम रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे विद इन 3 इयर्स। कहने की आवश्यकता नहीं कि क्रिया का जल्दी पहुंचा देने वाला यह छोटा मार्ग अत्यंत उन्नत योगियों द्वारा ही अपनाया जा सकता है। द क्रिया शॉर्टकट ऑफ कोर्स कैन बी टेकन ओनली बाय डीपली डेवलप्ड योगीज। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड का भी इन्होंने एक समझ लो, कोई वर्ड ही नहीं बना शायद इस चीज के लिए। फास्ट फॉरवर्ड भी छोटा वर्ड रह गया जब ये बात आ गई कि 10 लाख वर्षों की उन्नति आपकी पहले हो गई इन इन 3 वर्षों में। तो ये पॉसिबल ही नहीं है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, हाईली प्रैक्टिस्ड जो योगीज होंगे ना, डीपली डेवलप्ड, ये सिर्फ उन्हीं के लिए पॉसिबल है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए पॉसिबल है। और क्योंकि ये शॉर्टकट है, यहाँ लिखा है कि ये एक छोटा मार्ग है, शॉर्टकट है। गुरु के मार्गदर्शन में ऐसे योगियों ने उग्र अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को सहन करने के लिए अपने शरीर एवं मस्तिष्क को सावधानी पूर्वक तैयार किया होता है। दीज योगीज हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड। और सिर्फ प्रिपेयर्ड नहीं, उन्होंने अपने गुरु की गाइडेंस में अपने शरीर को प्रैक्टिस किया, प्रिपेयर किया। अच्छा, प्रैक्टिस भी किस चीज की अपनी बॉडी और ब्रेन दोनों को पावरफुली प्रिपेयर किया कि ये जो पावर है ना हमारा शरीर रिसीव कर पाए, क्योंकि अदरवाइज हमारी बॉडी में उतनी क्षमता नहीं है, फट जाएगी वो इतना धारण ही नहीं कर पाएगी। आप ये सोचो, आप एक मग्गे में अगर एक बाल्टी या एक टैंकी जितना पानी डालना चाहो तो वो सब बह जाएगा, वो उसमें समा नहीं सकता। तो हमारी पात्रता ही नहीं होती इतना ज्ञान या क्रिया योग की उतनी ऊर्जा को भी अब्जॉर्ब करने की, हमारी है ही नहीं उतनी क्षमता। ये उन डीपली डेवलप्ड योगी को कह लो, अगर उनमें भी वो आ रही है ना, तो पहली बात बिना गुरु के नहीं आ रही, दूसरी बात बिना प्रैक्टिस के नहीं आ रही। नेक्स्ट पेज तुषार। Sheetal, can you please read it in English also? दिस वन ओके। Not no need to explain, but just read it. I'll read the entire paragraph. Yeah, yeah. Okay. Thank you. 1000 kriya practiced in 8 hours gives the yogi in one day the equivalent of 1000 years of natural evolution. That means 3,65,000 years of evolution in 1 year. In 3 years, a Kriya Yogi can thus accomplish by intelligent self effort the same result which nature brings to them in 1,000,000 years. The Kriya shortcut, of course, can be taken only by deeply developed yogis. With the guidance of a guru, such yogis have carefully prepared their bodies and brains to receive the power created by intensive practice. मैंने थोड़ी नजर मारी थी, मुझे लगा कि ये वाले पैराग्राफ्स ना जल्दबाजी में पढ़ने वाले नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा एफर्ट डाल रही हूँ कि इंग्लिश हिंदी साथ साथ चलाऊं ताकि ये हमें अच्छे से समझ आ सके। ये काफी डीप है और काफी कैलकुलेशन से भरा हुआ है, काफी दोनों भाषाओं में ज्यादा अच्छा समझ आएगा। या प्लीज गो स्लो, दोनों ही कवर करना, इट्स इंटरेस्टिंग। या ओके, आगे चलते हैं। क्रिया योग का नया साधक दिन में 2 बार केवल 14 या 24 क्रिया करने के साथ अपनी साधना शुरू करता है। द क्रिया बिगिनर एम्प्लॉयज हिज योगिक एक्सरसाइज ओनली 14 to 28 टाइम्स ट्वाइस डेली। मतलब करना उसको दिन में 2 बार है, और जब वो 2 बार कर रहा है तो या तो वो 14 का सेट कर रहा है या वो 28 का सेट कर रहा है। तो इट इज कि दिन में 2 बार केवल 14 या 24। अच्छा, यहाँ 24 लिखा है और इंग्लिश बुक में 28, गलती है कहीं पे, बट जो भी है वो चॉइस कर रहा है कि या तो मैं 14 बार करने वाला हूँ दिन में 2 बार, या मैं 28 बार 2 बार करने वाला हूँ, और ये उसकी स्टार्टिंग स्टेज है। एंड अनेक योगी 6 या 12 या 24 या 48 वर्षों में मुक्ति के अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। अ नंबर ऑफ योगीज अचीव emancipation in 6 or 12 or 24 or 48 years. आप सोचो हम कितनी लेट स्टार्ट हुए हैं। अगर हमें 48 इयर्स लगने हो तो हम पता नहीं उस समय कैसे होंगे, और होंगे भी या नहीं। तो ये कितनी अद्भुत बात है कि जिन योगियों को इस चीज की गुरु से दीक्षा मिल रही है, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उनको भी ये कोई 2-3 साल का गेम नहीं है।
उनको भी ये अचीवमेंट पाने में इतने यहाँ पे दिए हैं 6 या 12, मिनिमम 6 तो दिए ही है। तो वो भी एक डीप प्रैक्टिस के बाद मिनिमम 6 या 12 या 24 या 48, इतने वर्षों के बाद मुक्ति के अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। दैट मीन्स इतना तो जरूर है कि आगे एनलाइटनमेंट मिलती है, मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। जो योगी केवल ज्ञान की प्राप्ति से पहले ही दिवंगत हो जाते हैं। अब आई वो बात कि अगर हमारी उम्र ही नहीं बची उतनी, पहले ही हम आगे अपने देह को त्याग देते हैं, उसके साथ क्रिया प्रयास के अच्छे कर्म संलग्न रहते हैं, अपने नए जन्म में वह अपने चरम लक्ष्य की ओर स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है। यहां दिया है कि a yogi who dies before achieving full realization, बिफोर अचीविंग मतलब मोक्ष पाने से पहले अगर वो द योगी डाइज, देन ही कैरीज विद हिम द गुड कर्मा ऑफ हिज पास्ट क्रिया एफर्ट। ये व्यर्थ नहीं जाता, ये सब एक्यूमुलेट हो जाता है, सारा वो गुड कर्मा जो क्रिया का किया उन्होंने, वो उनके साथ आगे बढ़ता है। इन हिज न्यू लाइफ ही इज हार्मोनियसली प्रोपेल्ड टुवर्ड्स हिज इनफाइनाइट गोल। उस जीवन में उसको ये चीज अपनी तरफ अपने आप बढ़ाती हुई आगे धक्का मारती रहती है, प्रेरणा देती रहती है। वो उस इनफाइनाइट गोल मतलब एक ऐसा गोल जिसे उसे प्राप्त करना है जो जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, यानी कि मोक्ष, उसकी तरफ वो बढ़ता चला जाएगा अपने नए जन्म में। और वो सोचेगा पता नहीं क्यों यार, मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल हूँ, आई एम ऑलरेडी स्पिरिचुअल। मुझे जैसे हम अभी भी देखते हैं छोटी छोटी बच्चियां, मोनिका जी भी एग्जाम्पल देते हैं, छोटी छोटी बच्चियां पहले से ही गीता भागवत बता रही हैं और गा रही हैं, भजन गा रही हैं। ये ब्लेस्ड है, ये गिफ्टेड है, कैसे इनके पुराने कर्म संचित हुए हैं, ये लेके आए हैं आगे। तो यहाँ बताया गया है जो योगी, और अगर आप और हम भी आज इस क्रिया को सीखते हैं और किसी गुरु के गाइडेंस में हम इसे सीख के आगे बढ़ते हैं, तो ये हम भूल जाएं कि अगर हम इस जन्म में पता नहीं मोक्ष मिलेगा या नहीं, पर ये जो जुड़ेगा ना, वो हमारा बैंक बैलेंस बहुत स्पिरिचुअल अकाउंट में बड़ा कर देगा। ये हमारे स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट का एक अच्छा खासा पोर्शन सेव हो जाएगा। और सबसे मजेदार बात कि यहाँ मिनटों की बात हो रही है, मिनटों में सालों का आपको फल मिल रहा है। तो सोचो आपके पास जो उम्र बची है, हम सबके पास जितनी भी बची है, आजकल तो वैसे ही इतनी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं किसके पास कितनी बची है। ज्यादा एज वाले और लंबे जी सकते हैं और कम आयु वाले जल्दी भी जा सकते हैं। तो हम उस चीज पे सोच ही नहीं पा, मतलब अभी सोच ही नहीं सकते, और सोचना भी नहीं चाहिए जितनी बची है। ये जरूर सोचना चाहिए कि जो मेरा आज है वो कितना मेरा स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस एक्यूमुलेट करने में गया। ये जो 24 घंटे हैं, इनमें से मेरे कितने मिनट या घंटे गए, कितने मैंने जोड़े। रिचुअल्स वाले नहीं, रिलीजियस एक्टिविटीज वाले नहीं कि मेरे नित्य कर्म है, मैंने रोज उठ के जोत जगानी है, एक पाठ कर लिया या कोई कोई अपना रिचुअल कर लिया, वो तो है ही। उसके अलावा मैंने कौन सा एफर्ट किया, क्योंकि ये जो क्रिया योगी है, ये अगर शॉर्टकट भी ले रहे हैं ना, तो ये इतना 8-8 घंटों का एफर्ट डाल रहे हैं। यानी कि ये कृपा उन्हीं को मिलेगी जो एफर्ट डालेगा। जो शॉर्टकट के लालच में आएगा वो शायद उस कृपा में शॉर्टकट का भी असर ले नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने लक्ष्य की स्वाभाविक रूप से प्रेरणा मिलती है, अगर आपका स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट पीछे से भरा हुआ चलता आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य मनुष्य का शरीर 50 वॉट की विद्युत बल्ब के समान होता है। हमारी बॉडी अगर 50 वॉट के बल्ब की एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकती है, तो जो क्रिया के आध्यात्मिक अभ्यास से उत्पन्न करोड़ों वॉट की विद्युत शक्ति को सहन नहीं कर सकता। वही बात आई कि आपकी बाल्टी और टैंकी के समान अ, आपके पात्र की ही डिफरेंस है। तो आप करोड़ों वॉट की विद्युत शक्ति को नहीं सहन कर सकते। द बॉडी ऑफ द एवरेज मैन इज लाइक अ 50 वॉट लैम्प which cannot accommodate the billion watts of power roused by an excessive practice of क्रिया। क्रिया की पद्धतियां ऐसी हैं कि यह अभ्यास करने में आसान है और निश्चित रूप से फल देने वाली है, और इनसे किसी प्रकार की हानि की कोई गुंजाइश नहीं है। Through gradual and regular increase of the simple and foolproof methods of Kriya, man's body becomes astrally transformed day by day,
and is finally fitted to express the infinite potential of cosmic energy, the first materially active expression of spirit. आई थिंक ये नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पे ये बताया है कि एक तो ये आसान है, यानी कि ये डिफिकल्ट नहीं है। हम ये भी डर सकते हैं कि पता नहीं अगर इतनी एनलाइटनमेंट तक ले जाने वाली चीज है तो क्या पता कितनी डिफिकल्ट हो। ऐसे तो नहीं है कि मोक्ष आसानी से मिल जाए। यहाँ जो डिफिकल्टी है ना, वो सिर्फ प्रैक्टिस में बताई है कि आपका डिसिप्लिन में रहना, कि मुझे एफर्ट में बने रहना, मेरी कंसिस्टेंसी बने रहना, वो डिफिकल्टी आ सकती है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन माइंड है, हार्ट है। हम कहीं ना कहीं अपने आप को कंफर्ट में रखना चाहते हैं तो हम भटक जाते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर क्रिया सीखनी हो तो यहाँ बोला गया है कि वो आसान चीज है, साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई हानि का की गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बड़ी बात है कि एनीबडी कैन लर्न इट, एवरीबडी इज एलिजिबल फॉर इट विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अगर ये देने ही वाला है ना, तो सिर्फ निश्चित रूप से फल ही देगा, हानि नहीं देगा। इनके अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाने से मनुष्य के शरीर में दिन प्रतिदिन सूक्ष्म परिवर्तन होते जाते हैं। डेली बेसिस पे द बॉडी, एस्ट्रल बॉडी जो है हमारी, इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड डे बाय डे, और शरीर अंततः उस महाप्राण शक्ति की अनंत संभावनाओं को व्यक्त करने के योग्य हो जाता है। The body is finally fitted to express the infinite potentials of cosmic energy. बॉडी उस चीज को एक्सप्रेस कर सकती है फिर, जो सृष्टि में परम तत्व की प्रथम सक्रिय अभिव्यक्ति है, द फर्स्ट मटीरियली एक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिट। अब अगर हमारे सबके अंदर एक सोल है, एक स्पिरिट है, उसको कुछ भी एक्सप्रेस करना है, वो थर्ड डायमेंशन वर्ल्ड में यानी कि प्लैनेट अर्थ पे, इट इज बाउंड बाय द बॉडी। वो बिना बॉडी के अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। अगर वो बिना बॉडी के अभिव्यक्त करने लगेगा तो लोग उसे प्रेत, भूत और ये सब समझेंगे कि ये कहाँ से आवाज आ रही है, ये कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा, ये क्या एनर्जी है। तो ये उसके लिए सही नहीं माना गया। एक स्पिरिट को, एक जो परम तत्व को ये बोला गया है कि अगर आप यहाँ पे हो, एक मटेरियल वर्ल्ड में हो, आप धरती पे हो, तो आपको अपने आप को व्यक्त करने की जो भी संभावनाएं हैं अपने शरीर द्वारा ही प्राप्त करनी है। तो शरीर की अंततः उस महाप्राण शक्ति की अनंत संभावनाओं को व्यक्त करने के हम योग्य हो जाते हैं, अपनी इस बात को अभिव्यक्त कर पाते हैं। हम स्पिरिचुअली अपनी इस बॉडी के थ्रू ही व्यक्त कर पाते हैं कि व्हाट एम आई फीलिंग। हम अदरवाइज हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वी नीड अ टूल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। तो हमारी बॉडी हमारा टूल है, हमारा व्हीकल है। हमारी ये सेंसेस हमारे वो सारे टूल्स हैं जिनके पॉसिबल होने से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। हमारे पास शब्द होंगे, जुबान होगी, आवाज होगी तो हम बोल पाएंगे। हाथ होगा तो कुछ इशारों में समझा पाएगा, कुछ नहीं होगा तो आंखें हैं, रो पाएंगी। वो अभिव्यक्ति करने के लिए उसका ये शरीर सक्षम हो जाता है जब वो डेली बेसिस पे अपने सूक्ष्म परिवर्तन को ऑब्जर्व करता है, यानी कि डेली अपनी एस्ट्रल बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करता है। अनेक मार्ग भ्रष्ट, लेट्स सी योगिनी जी ने क्या लिखा है, साथ साथ पढ़ लेते हैं। लाइक इन क्रिकेट, while chasing a big target, it is said to break that into smaller targets. We need to take our spiritual onslaught into smaller targets. Such a blessing from God who has made it possible that whatever we collect in one life is not wasted, rather it is accumulated into the next life. या बिग टारगेट के लिए छोटे छोटे टारगेट्स बन जाते हैं और छोटे छोटे रन्स उनको चेस करने होते हैं। या आप टेस्ट मैच हो गया तो उसमें हर दिन का आपका टेस्ट मैच का स्कोर ऐड होता रहता है। उस तरह से हमारी जितनी ये प्रैक्टिसेस है, हमारी ये सारी एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है। हमारे अच्छे कर्म, सत्कर्म, हमारे अच्छे बैंक बैलेंस, जो स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस हमारा बन रहा है, स्पिरिचुअल बैलेंस में साथ साथ जा रहा है। अनेक मार्गभ्रष्ट उत्साहोन्मत्त व्यक्तियों द्वारा सिखाए जा रहे विज्ञान विरुद्ध श्वास व्यायामों में और क्रिया योग में भी और क्रिया योग में कहीं भी कोई साम्य नहीं है। मैं इसे फिर से पढ़ती हूँ। अनेक मार्ग भ्रष्ट उत्साहोन्मत्त व्यक्तियों द्वारा सिखाए जा रहे विज्ञान विरुद्ध श्वास व्यायामों में
और क्रिया योग में कहीं भी कोई साम्य नहीं है। देर इज नो सिमिलैरिटी। मतलब इसको मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ कि क्रिया योग हैज नथिंग इन कॉमन विद द अनसाइंटिफिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस taught by a number of misguided zealots। जितने ये लोग शायद पाखंड कर रहे हो, या ना समझ हो, या अधूरी नॉलेज लेके बैठे हो, वो सोच रहे हैं हम श्वास व्यायाम सिखाएंगे जी, हम क्रिया योग सिखाएंगे। वो श्वास व्यायाम को क्रिया योग के नाम पर अगर सिखा रहे हैं तो वो मार्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं, वो बिल्कुल मिसगाइडेड है। वो अपने आप को एक्साइटेड दिखाते जरूर है, उत्साह से भरे हुए, लेकिन उन व्यक्तियों को ये नहीं पता कि दीज आर नॉट टू सिमिलर थिंग्स। ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, साम्य नहीं है, मीन्स दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो आप करा रहे हो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दैट इज नॉट व्हाट क्रिया योग इज। क्रिया योग टच कर पाना बिना गुरु के वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो आप जिस ढंग से सिखा रहे हो वो एक नॉर्मल योगा हो सकता है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, पर क्रिया योग के नाम पे वो भ्रम फैला सकते हैं या फैला रहे हैं। और फेफड़ों में बलपूर्वक श्वास को रोक कर रखने का प्रयास करना अनैसर्गिक है और निश्चित रूप से कष्टकर भी है। Their attempts to forcibly hold breath in the lungs is not only unnatural but decidedly unpleasant। यानी कि वो मान्य नहीं माना गया। डू नॉट होल्ड योर ब्रेथ। अपने लंग्स को जबरदस्ती फेफड़ों को फुलाकर उसमें श्वास भरकर रोकने की प्रक्रिया पूरी तरह से क्रिया योग पहली बात नहीं है, और वो रेकमेंडेड नहीं है। इट इज अ वेरी अनप्लेजेंट एक्टिविटी। क्योंकि अगर लोग बॉक्स ब्रीदिंग भी करते हैं ना, बॉक्स ब्रीदिंग जो बहुत पॉपुलर है कि 4 सेकंड लगाओ इनहेल करने में, 4 सेकंड लगाओ होल्ड करने में, फिर 4 सेकंड लगाओ एक्सहेल करने में, उसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन है। मगर इस तरह का कुछ अन साइंटिफिक और अननेचुरल अनप्लेजेंट लंग्स में ब्रीदिंग स्टोर करने का अगर कोई अटेम्प्ट करता है तो वो उसके लिए हानिकारक है। इसके विपरीत क्रिया अभ्यास में शुरू से ही शांति और मेरुदंड में हो रहे पुनर्रज्जवी पुनर्जीवनी प्रभाव के प्रकाशमनकारी संवेदन अनुभव होते हैं। Kriya, on the other hand, is accompanied from the very beginning by an ascension of peace and by soothing sensations of regenerative effect in the spine। यानी कि अगर आप देखें तो क्रिया योग में ये प्रभाव नहीं मिलता कि आपको वो लंग्स में ब्रीदिंग होल्ड करनी है। रादर उसमें क्या मिलता है कि आपको बिल्कुल शुरुआती समय से ही, जैसे ही आप उस प्रैक्टिसेस में आ रहे हैं, आपकी पीस की यानी कि शांति का जो अनुभव है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। असेंशन का मतलब ऊपर की तरफ जाना। इसमें जो वर्ड पुनर्जीवनी लिखा है, ऊपर की तरफ जाना, आपका पीस ऊपर जा रहा है, आपको सूदिंग सेंसेशंस हो रही हैं, और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें रीजेनरेटिव इफेक्ट है। यानी कि रीजेनरेटिव कब होता है? जब आपके टिश्यूज, आपके सेल्स, आपकी मसल्स, आपकी जो भी मांसपेशियां वगैरह है, उनके सेल्स रिन्यूअल प्रोसेस में जी रहे हैं। उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है वो वापस रिन्यू हो रही है, वो ठीक हो रही है, वो जीवन फील कर रही है, वो लाइफ फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है। तो ये चीजें तभी पॉसिबल हो रही है अगर क्रिया योग हो रहा है। फालतू की फेफड़ों में सांस भरने वाली प्रक्रिया से आपकी स्पाइनल कॉर्ड में ये इफेक्ट नहीं आ रहा। आपकी स्पाइनल कॉर्ड रीजेनरेशन नहीं कर रही। अनवांटेड चीजों को, डीके को हटा देना, उन सेल्स को हटा के न्यू सेल्स नहीं जनरेट कर रही। तो बहुत क्लियरली इन दोनों टेक्निक्स में उन्होंने डिफरेंस बताया है कि जो है आप लोगों के पाखंड में मत आए। यह प्राचीन यौगिक प्रविधि श्वास को मनसत्व में परिवर्तित कर देती है। The ancient yogic technique converts the breath into mind। आप सोचो, ब्रीदिंग आपका एक जो श्वास का तत्व है वो माइंड में कन्वर्ट हो रहा है। माइंड तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी है, माइंड तो पूरा न्यूरॉन्स और आपकी फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स है, वायरिंग है वहां पे। ये कैसे ये ऊर्जा वहां पहुंच रही है?
क्रिया योग के द्वारा आपकी ये जो श्वास अंदर जा रहे हैं वो आपके माइंड में बन रहे हैं, यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस का भी पार्ट बन रहे हैं, आपके न्यूरल पैटर्न पाथवेज बन रहे हैं। जो वायरिंग और फायरिंग हो रही है आपके ब्रेन एक ऑर्गन के अंदर, वो सब इस श्वास की वजह से हो रही है। तभी कहते हैं ना, श्वास चल भी रहे होते हैं लेकिन अगर ये वायरिंग बंद हो जाए तो हम कहते हैं बंदा ब्रेन डेड हो गया, क्योंकि उसकी वो वायरिंग काम नहीं कर रही, उसके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी उस ढंग से नहीं वर्क कर रही। तो ब्रेन डेड डिक्लेयर कर रहे हैं जबकि सांस चल रही है। लोग हैरान होते होंगे, यार ये मरा तो है नहीं, सांस तो चल रही है। तो ब्रेन डेड का क्या सिग्निफिकेंस है? यानी कि उसके अंदर ये जो मनः सत्व को, जो जो हम जिसको अपनी कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, उसको परिवर्तन मिल रहा है, उसमें परिवर्तित हो रही है ये श्वास। जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती है वैसे वैसे साधक श्वास को केवल एक मनोधारणा के रूप में जानने लगता है, मन का एक कार्य मात्र है, स्वप्न श्वास। By spiritual advancement, one is able to cognize the breath as the act of mind, a dream breath। एक ड्रीम ब्रेथ मतलब एक ऐसा स्वप्न श्वास, एक ऐसी, जैसे सपनों में भी, शायद हम सपनों में ही सोच सकते हैं उस ब्रीदिंग को, जो हमें अपनी ब्रीदिंग को पहचानने की एडवांसमेंट तक ले जाए। यानी कि आप अपनी ब्रीदिंग को पहचान पाए अपने आध्यात्मिक उन्नति द्वारा। उस तरह का इस क्रिया योग का असर है कि श्वास को केवल एक मनोधारणा के रूप में जानने लगते हैं, कि मेरे अंदर इट इज गोइंग एज एन एक्ट ऑफ माइंड, मन का एक कार्य मात्र है। यानी कि ये ब्रीदिंग एक्टिविटी जो हो रही है ये सिर्फ मेरे मन का कार्य मात्र है, इट इज एन एक्टिविटी, ये मेरे मन को करनी है। तो हमने जब आज चैप्टर शुरू किया था हमने कहा था इस श्वास का काम सिर्फ हार्ट की पंपिंग का नहीं था, या होना नहीं चाहिए। एक नॉर्मल लेमैन को लगता है द ब्रीदिंग इज पंपिंग माय ब्लड, इट्स पंपिंग माय हार्ट। पर जो क्रिया योगी होगा वो कहेगा, ले ब्रीदिंग तो एक जस्ट एक्टिविटी है, इट इज ओनली मन का एक कार्य मात्र, इट इज जस्ट एन एक्ट ऑफ माइंड। कि आपके कॉन्शियसनेस को पता है, सब कॉन्शियस माइंड को पता है कि नींद में भी श्वासें चलाते रहो, पंपिंग करते रहो, मच्छर काटे तो उस पे हाथ मारो, अगर कोई टिकलिंग कर दे तो आप जाग जाओ। तो ये जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स है वो तो आपके कॉन्शियस माइंड में, इट इज एन एक्ट ऑफ माइंड। बट इससे भी बियॉन्ड कुछ है। आज तक हमें लगता था कॉन्शियस माइंड तो है, चलो सबकॉन्शियस को पता है कि गाड़ी चलाते वक्त अपने आप काम मुड़ना है, बात करते वक्त अपना पोस्चर अपने आप हम नेचुरल बना लेते हैं, जो भी हम सबकॉन्शियस कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो बार बार एक ही तरीके से ही हमारा हाथ चम्मच को पकड़ रहा है। जो जितनी सबकॉन्शियस एक्टिविटीज है, ये हमें लगती थी बड़ी ही यू नो अचंभित करने वाली है, कि भगवान ने क्या ही हमें बनाया है कि बैकग्राउंड में भी पैसिवली भी कुछ ना कुछ चल रहा है जिसको हम नहीं कंट्रोल कर रहे। लेकिन आज ये बात आ रही है कि ये भी इट्स जस्ट एन एक्ट ऑफ माइंड, इससे भी ऊपर है, जो कि ब्रीदिंग का रोल है, इससे भी ऊपर है। आगे पढ़ना है। मनुष्य की श्वास गति और उसकी चेतना की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बीच गणितीय निश्चितता के साथ स्थित संबंधों के अनेकानेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। Many illustrations could be given of the mathematical relationship between man's respiratory rate and the variations in his state of consciousness। यानी कि जिस हिसाब से उसके रेस्पिरेशन का रेट चल रहा है, आप कई बार शैलो ब्रीदिंग करते हैं, आप कई बार हैवी ब्रीदिंग करते हैं, आप कई बार बहुत दौड़ के आए हैं तो आपकी भाग रही है रेस्पिरेशन। तो जो कई ऐसे उदाहरण हमें मिलेंगे जहां पे बताया गया है कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, कि जो आपकी ब्रीदिंग का रेट है, जो आपकी रेस्पिरेशन का रेट है, वो आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को दर्शाता है कि इस समय आपकी कॉन्शियसनेस का क्या लेवल है। आप कितने इस समय कॉन्शियसली कितने ऑब्जर्वेंट है, या कितने एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेट ऑफ माइंड आपकी ब्रीदिंग से मैथमेटिकली इन कोरिलेटेड है, मैथमेटिकली इनके बीच में एक तालमेल है। और हमें उतनी स्टडीज
बताई नहीं जाती, पता नहीं होती, और हम उतनी कैलकुलेशन में खैर पढ़ते भी नहीं है। पर अगर साइंटिस्ट हम पे रिसर्च करे तो वो कहेंगे हाँ इस समय शीतल बहुत तेज तेज बोल रही है ना, तो इस समय उसका माइंड शायद इस समय हो सकता है एंजाइटी में हो सकता है नर्वसनेस में हो सकता है एक्साइटमेंट में हो सकता है सरप्राइज में हो। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, बहुत स्लो हूँ, डाउन हो, तो हो सकता है मेरा स्टेट ऑफ माइंड सैड हो, डिप्रेस्ड हो, ग्लूमी हो। तो उन्होंने ये बहुत अच्छे से बताया है कि इसके बीच में मैथमेटिकल कोरिलेशन और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो चुका है। उसके बहुत सारे उदाहरण भी मिलते हैं। किसी व्यक्ति का चित्त पूरी तरह मग्न हो, जैसे किसी गहन बौद्धिक वाद विवाद में या किसी असाधारण नाजुक या कठिन शारीरिक करतब करने में होता है, तो उसका श्वास अपने आप बहुत धीरे चलता है। अच्छा, वही बात आ गई। अ पर्सन हुज अटेंशन इज wholly engrossed as in the following some closely knit intellectual argument। जब बहस कर रहे होते हैं, वाद विवाद कर रहे होते हैं, तो पूरी तरह से हम घुसे होते हैं ना उस कॉन्वर्सेशन में, engrossed होते हैं। एक एग्जाम्पल वो, और इन अटेम्प्टिंग सम डेलिकेट और डिफिकल्ट फिजिकल फीट ऑटोमेटिकली ब्रीथ्स वेरी स्लोली। यानी कि हम कोई ऐसा फिजिकल कार्य कर रहे हैं जो बहुत डेलिकेट है या बहुत डिफिकल्ट है। मान लो आप पूरी निकाल रहे हैं, कढ़ाई से, तो आपको पता है हाथ जलने से बचाना है, तो आप पूरी तरह इनग्रॉस्ड है। जिस दिन ज्यादा गप्पे मारते हुए पूरियां तल दी तो कोई ना कोई छींटा पड़ ही जाएगा आपको तेल का। तो जब आप पूरी तरह से ध्यान मग्न होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग स्लो होती है। अगर आप कोई डिफिकल्ट फिजिकल काम कर रहे हैं तो भी आपकी ब्रीदिंग स्लो होती है। मतलब आप सुई में धागा डालते हुए देखो, वो आपके लिए एक छोटा सा, अगर किसी को जल्दी हो जाता है या देर से, पर वो एक, जब तक आपको लग रहा है ना कि इस एक्टिविटी में मुझे पूरी तरह घुसना है, आपकी ब्रीदिंग उस समय स्लो हो जाएगी। उस समय आप फास्ट ब्रीदिंग करते करते सुई में धागा नहीं डाल सकते। तो उन अवस्थाओं में आपका जो है ना, यहाँ लिखा है धीरे चलता है। चित्त की मग्नता श्वास की धीमी गति पर निर्भर करती है। भय, काम, क्रोध आदि हानिकारक भाव वेगों की अवस्थाओं में श्वास अनिवार्य रूप से तेज या असमान गति से चलता है। Fixity of attention depends on slow breathing. Quick or uneven breaths are an inevitable accompaniment of harmful emotional states, fear, lust, anger. Harmful states हैं वो। असमान गति से अगर आपका श्वास चल रहा है तो आप काम, क्रोध, भय, हानिकारक भावों में ही अभी पूरी तरह से संलग्न है, पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तो आपके चित्त की मग्नता श्वास की धीमी गति पर निर्भर करती है। आपकी अटेंशन जो है, चित्त की मग्नता मतलब आपका जो अटेंशन है वो डिपेंड करता है ब्रीदिंग पे। बच्चों को अगर मेडिटेशन के बाद पढ़ने पे कहा जाए ना कि मेडिटेशन के बाद पढ़ाई करो, तो क्योंकि मेडिटेटिव स्टेट में वो स्लो ब्रीदिंग करके हटे हैं, उनका अटेंशन स्पैन फास्ट हो जाता है। वो समय में भी ज्यादा पढ़ाई कर पाते हैं। जरूरी नहीं फिर उन्हें 1 घंटा बैठना, वो 25 मिनट में 1 घंटे का काम कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको अटेंशन लाना है तो आप स्लो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। ये हम अपनी डेली रूटीन में भी कर सकते हैं, किचन में भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, गाड़ी चलाते हुए भी कर सकते हैं। जितना हम स्लो ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे उतने हम अटेंटिव होंगे। अगर हमें लगे भाई नजर हटी दुर्घटना घटी, तो इसका मतलब हम स्लो ब्रीदिंग में नहीं थे, हम बातों में बहुत तैश में आके बातें करते हुए गाड़ी चला रहे थे, बहुत जोर जोर से बोल रहे थे। हमारा कहीं ना कहीं ब्रीदिंग फास्ट था और इसलिए हम नॉन अटेंटिव, इनअटेंटिव थे। सो 1 मिनट में 18 बार श्वास लेने की मनुष्य की गति की तुलना में चंचल बंदर 32 बार श्वास लेता है। The restless monkey breathes at the rate of 32 times a minute in contrast to a man's average of 18 times। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे एक एनोलॉजी दे दिया कि एक बंदर का और एक इंसान का, जो कि चंचल बंदर फेमस ही अपनी चंचलता के लिए, कूद फांद के लिए है, यू नो जो भी कोहराम मचाने के लिए वो फेमस है। तो उसी की तुलना करके बता दिया कहाँ हम 18 मिनट्स, 1 मिनट में 18 टाइम्स ब्रीदिंग और वो 32 टाइम्स। तो हम भी बंदर बन जाते हैं जब हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हमारे अंदर का चंचल स्वभाव जाग जाता है उसी बंदर की तरह जो इधर से उधर लोटपोट हो रहा है, गुलाटी खा रहा है। तो हम अपने अंदर के बंदर को जगा देते हैं अगर हम फास्ट ब्रीदिंग पे आ जाते हैं। अपनी दीर्घायुता के लिए प्रसिद्ध हाथी, कछुआ, सांप,
तथा अन्य जीवों की श्वास गति मनुष्य से कम होती है। The elephant, tortoise, snake, and other animals, noted for their longevity, have a respiratory rate which is less than man's. अच्छा, वो हमसे ज्यादा जी रहे हैं, उनकी गति हमसे स्लो है। और इसका मतलब जितना एक इंसान जिएगा नहीं, उससे ज्यादा ये जी जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी ब्रीदिंग एक इंसान की ब्रीदिंग से भी स्लो, उससे भी स्लो है। उदाहरण के लिए, विशालकाय समुद्री कछुआ जो 300 साल तक जीवित रहता है, 1 मिनट में केवल 4 बार श्वास लेता है। हमारी जो एक हार्ट रेट होती है 72 हो गई, कम हो गई, ज्यादा हो गई, हमें उसके हिसाब से उम्र मिली है। उनको 1 मिनट में 4 ब्रेथ्स लेनी है, इसलिए वो 300 ईयर्स जी रहा है, एक कछुआ, एक टोर्टोइस। द टोर्टोइस फॉर इंस्टेंस हु मे अटेन द एज ऑफ 300 ईयर्स ब्रीथ्स ओनली 4 टाइम्स पर मिनट, विच इज रियली, मतलब ये अद्भुत बात है कि अगर हम ब्रीदिंग के हिसाब से मेडिटेटिव हो जाएं, तो हम अपनी एज भी मतलब बढ़ा सकते हैं। वी कैन लिव लॉन्ग। एनीबडी हु इज ऑलरेडी इन अ डिजीज्ड स्टेट, जिसकी बॉडी अगर अभी ऑलरेडी डिजीज, किसी ना किसी डिजीज से ग्रस्त है, उसे आप भले ही उसके थेरेपिस्ट हो या नहीं, कोच हो या नहीं, आप उससे किसी तरह से प्रोफेशनली या मेडिकली नहीं भी जुड़े, मगर आप उसे ये टिप दे सकते हो कि भैया या बहना, तुम अगर थोड़ी सी धीरे धीरे सांसें दिन में 4-5 सेट्स कर लो, धीरे सांस लेने के, शायद तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। वो तो मुझे कंफर्म्ड नहीं, पर तुम्हारा जीवन जरूर बढ़ जाएगा। आपकी जो है ना, साल बढ़ जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, एक सिगरेट पीने से आपके 20 मिनट कम हो जाते हैं, एक सिगरेट पीने से। तो जो चेन स्मोकिंग वाले हैं, वो 20-20 मिनट करके पता नहीं कितने अपने वर्ष घटा चुके हैं अपनी आयु से, अगर वो अपने आप को नहीं सुधारते। लेकिन अगर सुधारना चाहते हैं, वो करके देखें, उनके तो लंग्स इतने इंपैक्टेड होंगे कि शायद वो ये वाला एक्सरसाइज कर भी नहीं पाएंगे। तो अगर कोई करता है, तो उसको इसका, आई थिंक, लॉन्जिविटी में फायदा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ रही है, ऐसा बताया गया है। 7:55 हो गए, हमें आगे पढ़ना है। तुषार, सॉरी, मैं पूछ हो गई। पेज खत्म कर ले क्या? हाँ, पेज खत्म कर लेते हैं। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स जस्ट फिनिश द पेज। ठीक है। निद्रा से जो नव स्फूर्ति प्राप्त होती है, उसका कारण है निद्रा के दौरान मनुष्य का शरीर एवं श्वास के प्रति अचेत होना। अब हम सो रहे हैं, हमें नहीं पता हमारी बॉडी ब्रीथ कर रही है, कितना ब्रीदिंग हुआ, कितना नहीं हुआ, अवेयरनेस में नहीं है ना। तो इसलिए हमारे नींद में रिजुविनेशन होता है, सेल्स टिश्यूज रिसाइकल रिसाइकल नहीं, रिजुविनेट ही सही वर्ड है, वही, उनमें नव स्फूर्ति, नव ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये द रिजुविनेटिंग इफेक्ट्स ऑफ स्लीप आर ड्यू टू मैन्स टेम्पररी अनअवेयरनेस ऑफ बॉडी एंड ब्रीदिंग। टेम्पररी तौर पर एक इंसान को नहीं मालूम उसकी बॉडी के बारे में और उसकी श्वासों के बारे में, क्योंकि टेम्पररी तौर पर जब वो सो रहा है, वो कॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो इस वजह से, क्योंकि अब आपका उस पर ध्यान नहीं है, यानी कि एक नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही होगी, बॉडी इज प्रोग्राम्ड टू ब्रीद नॉर्मल। तो नींद की चेतना, नींद की अवस्था में हम नॉर्मल ब्रीदिंग में होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी जो है अपने सेल्स टिश्यूज को एक नव स्फूर्ति दे पाती है। निद्राधीन मनुष्य योगी बन जाता है। हर रात वह अचेतन रूप से देहात्म बोध से मुक्त होने एवं प्राण शक्ति को मस्तिष्क के मुख्य भाग तथा मेरुदंड के 6 चक्रों के शक्ति केंद्रों में बहती स्वस्थकारी धाराओं में विलीन करने की यौगिक क्रिया को संपन्न करता है। वेरी लेंथी सेंटेंस, आई विल रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। द स्लीपिंग मैन बिकम्स अ योगी। सोता हुआ इंसान बन जाता है योगी, यानी कि अगर सिर्फ उसकी ब्रीदिंग का प्रोसेस पे अगर ध्यान दिया जाए, ये नहीं कि बच्चे अगर कहें कि मम्मी फिर तो मैं सोता ही रहूं और योगी बन जाऊं, वो नहीं है यहाँ। बट हाँ, सोने की बात योगी बनने से अटैच की गई है, यानी कि एक योगी निद्रा भी उतनी लेता है जितनी वो साधना करता है। इसलिए कहते हैं स्लीपिंग इज इक्वल टू रिजुविनेटिंग योर स्किन, मेकिंग योर स्किन हेल्दी। लड़कियां, लेडीज जो ब्यूटी पेजेंट्स बनती हैं, वो कहती हैं कि हम अपनी ब्यूटी स्लीप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो वो उस ढंग से अपने आप को अंदर से रिजुविनेटेड फील करती हैं, अच्छा परफॉर्म कर पाती हैं, उनकी बुद्धि, इंटेलिजेंस भी इंक्रीज होती है। सो दे नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर स्लीप। द स्लीपिंग मैन बिकम्स अ योगी। ईच नाइट ही अनकॉन्शियसली परफॉर्म्स द योगिक राइट ऑफ रिलीजिंग हिमसेल्फ फ्रॉम बॉडीली आइडेंटिफिकेशन and of merging the life force with healing currents
in the main brain region and the six subdynamos of his spinal centers. मैं इसे समझा देती हूँ। जब इंसान सो रहा है, योगी खास तौर से, वो अनकॉन्शियसली अपने योगा के जो भी रिचुअल्स राइट्स है ना, उसे परफॉर्म कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो अपनी बॉडी के साथ, जो उसके अपने खुद के शरीर के साथ एक संबंध है ना, एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये मैं हूं, ये मेरी बॉडी है, वो उस आइडेंटिफिकेशन को रिलीज कर देता है। उस समय वो अपने अंदर की चेतना है, वो उस बॉडी को मैं के हिसाब से नहीं आइडेंटिफाई करता, वो उस चीज को रिलीज कर देता है। एंड ऑफ मर्जिंग द लाइफ फोर्स विद हीलिंग करंट्स, जो हमारे ब्रेन के रीजन में, मेन रीजन में जहां हीलिंग करंट्स पहुंचते हैं। थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी ही तो है, और क्या है, इट इज फुल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो उसमें हीलिंग करंट्स पास हो रहे हैं, जो वहां पे मस्तिष्क में जो प्राण शक्ति है, पहली चीज यहाँ लिखा है देहात्म बोध से मुक्त होना, यानी कि आप मान के चलो बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से रिलीज होना। दूसरी लिखी है मस्तिष्क को जो प्राण शक्ति मिल रही है मुख्य भाग में, यानी कि मेन ब्रेन रीजन में जो हीलिंग करंट्स हैं, वो उसकी तरफ उनका ध्यान जाना, तथा मेरुदंड के छह चक्र, यानी कि जो सिक्स सब डायनेमोज है, स्पाइनल सेंटर्स है, जिसे मैं फिर से कहूंगी हमारे छह चक्रा हैं, जो हमारे चक्रा हीलिंग में आते हैं, ये उन सब चीजों को परफॉर्म कर पाते हैं उसी निद्रा अवस्था में ही। यानी कि हीलिंग, सेल्फ हीलिंग चल रही होती है, उनकी नींद भी इतनी योगिक नींद है, उनकी नींद भी इतनी अद्भुत है। हम खर्राटे मार रहे होंगे और वो उस नींद में भी अपनी बॉडी को रिन्यू कर रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं, साइलेंट कर रहे हैं, और अपने देह के बोध से मुक्त हो रहे हैं कि मेरा अटैचमेंट इस देह से नहीं है, फिर भी मुझे इसे यूज करना है, तो इसे रिजुविनेट करना है। इस प्रकार मनुष्य निद्राधीन होकर उस महाप्राण शक्ति से पूर्णावेशित हो जाता है, जो समस्त जीव जगत का प्राणाधार है। द स्लीपर thus dips unknowingly into the reservoir of cosmic energy which sustains all life। यानी कि ये सोने वाला मनुष्य उस कॉस्मिक एनर्जी के जो जो अथाह सागर है, उसका जो रेजिव्योर है, उसकी जो पूरी महाप्राण शक्ति है, ये उस चीज को उसमें गोते खाता है। यहाँ इंग्लिश में लिखा है ही डिप्स इन दैट अननोइंगली। दूसरी बात, उसे उस चीज का आभास भी नहीं है, क्योंकि वो निद्राधीन है, वो सो रहा है। उसे आभास भी नहीं है कि वो समस्त जीव जगत का जो प्राणाधार है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो सारी लाइफ को सस्टेन करती है। जीवन, लाइफ फोर्स जो है, छोटी सी चींटी से लेके जहां तक भी, पेड़ पौधों तक भी, जहां तक भी आप सोचो, उन सब में एक प्राण है, जो शक्ति है। वो एनर्जी का जो एक्सपीरियंस है, वो अननोइंगली इस स्टेट ऑफ माइंड में करता है, जिसमें उसकी ये सारी कॉस्मिक एनर्जी के जो कहते हैं ना, बड़ी सी टैंकी में गोते खा रहा है, वो रेजिड्यूर में या ओशन में, वो उसमें गोते खा रहे हैं। योगाभ्यास करने वाला योगी एक सरल प्राकृतिक प्रक्रिया को सोने वाले व्यक्ति की तरह अचेत रूप से और मंद गति से ही नहीं, बल्कि सचेत रूप से करता है। अब जो वॉलेंटरली योगा कर रहा है, वॉलेंटरी योगी परफॉर्म्स अ सिंपल नेचुरल प्रोसेस कॉन्शियसली, नॉट अनकॉन्शियसली लाइक द स्लो पेस्ड स्लीपर। ठीक है, जो बंदा धीरे से सोते हुए अपनी मंद गति से नींद ले रहा है, वो शायद अनअवेयर है, लेकिन योगी को शायद इस चीज का आभास है कि उसकी बॉडी ये सब कर रही है। थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि वो अनअवेयरनेस में हो रहा है, हो चाहे अनअवेयरनेस में रहा हो, पर एक योगिक पर्सन जो होगा ना, जो वॉलेंटरली उस योगा को परफॉर्म कर रहा होगा, उसे तब भी आभास होगा कि ये सब उसकी बॉडी में चल रहा है, एक रिजुविनेशन साइकिल चल रही है, प्राण, जो जो प्राण शक्ति है वो घूम रही है। सो योगाभ्यास करने, हाँ, क्रिया योगी अपनी प्रवृत्ति को अपने शरीर की समस्त कोशिकाओं का अक्षय प्रकाश से सराबोर करने के लिए, और इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक चुंबकत्व की चुंबकत्व की अवस्था में बनाए रखने के लिए प्रयुक्त करता है। द क्रिया योगी यूजेस इस टेक्निक टू सैचुरेट एंड फीड ऑल हिज फिजिकल सेल्स with undecaying light and keep them in a magnetized state। खुद को हम कहते हैं हम तो मनी मैग्नेट बनेंगे, हम फलान ढिमकान मैग्नेट बनेंगे, पर हमें अपने अंदर का चुंबकीय तत्व मालूम ही नहीं।
तो जो क्रिया योगी बन जाते हैं वो खुद ही मैग्नेट बन जाते हैं। वो खुद ही एक ऐसी लाइट के समान होते हैं, एक प्रकाश के समान, अक्षय प्रकाश के समान होते हैं। अनडिकेइंग लाइट। डिके क्या होता है? सड़ता है जो। लेकिन जो अनडिकेइंग है वो सड़ नहीं रहा। ये एक ऐसा प्रकाश है जो कभी डिम नहीं होगा, बुझेगा नहीं। ये उस तरह की आपकी बॉडी के सारे फिजिकल सेल्स में एक ऐसा प्रकाश की संरचना कर देता है, या उसकी अंदर सर्कुलेशन बढ़ा देता है कि आप उस प्रकाश में सराबोर होने लगते हो। आप अपने आप की चुंबकीय अवस्था को बनाए रखते हो, उसको मैग्नेटाइज स्टेट में उस बॉडी को यूज कर पाते हो। और वह वैज्ञानिक रूप से श्वास को अनावश्यक बना देता है, और अपने अभ्यास के दौरान कभी निद्रा, अचेतनता अथवा मृत्यु की अधोमुखी अवस्थाओं में नहीं जाता। ही साइंटिफिकली मेक्स ब्रेथ अननेसेसरी। मतलब उनके लिए, मोनिका जी लास्ट टाइम बता रहे थे, मतलब उनके लिए श्वास इतना जरूरी है ही नहीं, अननेसेसरी है। तभी इतनी आसानी से वो शवासन भी कर लेते हैं। जब वो वैज्ञानिक रूप से इन चीजों को समझते हैं ना और प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए ब्रेथ अननेसेसरी हो जाती है, विदाउट प्रोड्यूसिंग द स्टेट्स ऑफ सबकॉन्शियस स्लीप और अनकॉन्शियसनेस। मतलब अगर उनके लिए ब्रीदिंग अननेसेसरी है, बावजूद इसके उन्हें ना तो अनकॉन्शियस होने की जरूरत है कि जी बेहोशी के आलम में पड़े हैं क्योंकि हम ब्रीद नहीं कर रहे, नहीं। और ना ही उन्हें सबकॉन्शियस स्लीप की जरूरत है कि अभी मैं नींद में हूं इसलिए मैं सांस नहीं ले रहा। वो जागते में भी इस चीज को कर पाने के सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि वो साइंटिफिकली इस ब्रीदिंग को समझते हैं। तो बहुत ही गहरी बात है। ही साइंटिफिकली मेक्स ब्रेथ अननेसेसरी विदाउट प्रोड्यूसिंग द स्टेट्स ऑफ सबकॉन्शियस स्लीप और अनकॉन्शियसनेस। वो उस अवस्था में नहीं जाते जहां उन्हें चेतना ना हो, या उन्हें नींद जैसा आभास हो, अथवा मृत्यु की अधोमुखी अवस्थाओं में नहीं जाते। मृत्यु की यहाँ पे वही मीनिंग हुई कि आप सबकॉन्शियस स्लीप में हैं, तो वो उसमें नहीं जाते। फिर भी वो अपनी श्वासों को इररेलेवेंट मानते हैं, अननेसेसरी, कि दिस इज अ एक्ट ऑफ माइंड। थोड़ी देर पहले ये वर्ड आया था, इट्स अ ड्रीम ब्रेथ, इट इज एन एक्ट ऑफ माइंड। इसका और कोई रोल नहीं है। बस मेरा माइंड कह रहा है कि सांसें चलनी चाहिए, हार्ट पंप होना चाहिए, इसलिए हो रहा है। अगर मैं अपने माइंड को समझा लूं कि ये अननेसेसरी है, तो बावजूद उसके, बिना सोए बिना बेहोश हुए मैं जिंदा हूं, और सांस नहीं भी चल रही तो भी मैं जिंदा हूं। अद्भुत। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच, दिस वाज वेरी डिफिकल्ट टुडे, बट इसीलिए दोनों लैंग्वेजेस का सहारा लेना पड़ा। नो, सॉरी फॉर टेकिंग मोर टाइम। no, no. We are so grateful, Sheetal, that you could take, you had the courage and you utilized and explained it to all of us in both the languages. We really needed it today. बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। और ये इतने राइट टाइम पे आई थिंक ये चैप्टर है मेरा बहुत बढ़िया शीतल जी, आपने मोनिका जी की बराबरी कर ली है काफी हद तक। और ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू। दैट्स राइट। और मैं कह रही हूँ बहुत ही राइट टाइम पे आया। तो व्हेन यू वर रीडिंग आई वाज राइटिंग मैसेजेस टू सुनैना कि बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग अर्ली इन द मॉर्निंग ना, 3:30 से 5:30 हम सेल्फ हीलिंग और चक्रा मेडिटेशन करते हैं। तो रेगुलरली कर रहे हैं और बीच में मिस हुआ था, तो अभी फिर से दोबारा शुरू किया है। तो हम एक दूसरे को बड़ा बकअप कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि नहीं 3:30 करना है। वी डिड इट येस्टरडे, अभी कल का फिर ड्यूटी है, कल भी वेकअप 3:30 to 5:30 करना है। तो अभी जब ये आप पढ़ रहे थे ना, तो मैंने कहा आई एम लाइक मोर कन्विंस्ड नाउ टू गेट अप, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये हो जाता है कि यार फिर पूरा दिन मुझे सोने को नहीं मिलता है। मतलब अगर मैं 3:30 उठ गई तो पूरा दिन नहीं मैं सो सकती, नैपिंग का मेरा टाइम स्केड्यूल ऐसा है कि नहीं हो पाता मेरा। तो बट आज आफ्टर रीडिंग दिस, आफ्टर नोइंग द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दिस चक्रा बैलेंसिंग के छह, हालांकि 7 है, क्राउन को शायद वो टच ही नहीं कर रहे हैं, 6 चक्रास में से घुमा रहे हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कितना अच्छा। क्योंकि क्रिया योग शायद वहां तक पहुंचने तक तो मोक्ष में ले जाएगी। हाँ, 7 पे पहुंच गए मतलब तो मुझे तो और आई एम डब्बा रियली खुल लुकिंग जाएगा दिमाग फॉरवर्ड का। टू व्हाट इज कमिंग अहेड, के आगे और क्या आने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग। आई नो। तो मुझे और ये ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट है, आई थिंक पीपल आर आस्किंग फॉर द रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो। इस वाले की रिकॉर्डिंग जरूर हम सर्कुलेट करते आई हैं। हैव, या आई हैव एन, आई शेयर इट। और ये मेरे को, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सेम ही चीज लाइफ में एग्जैक्टली चल रही है। तो मैं लिख ही रही थी कि मैंने कहा वाओ व्हाट अ राइट टाइमिंग ऑफ द चैप्टर, कि हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, चक्रा बैलेंसिंग 3:30 इन द मॉर्निंग।
और वही पढ़ने को मिल रहा है, एंड वी आर मोर कन्विंस्ड के, और हमें और एक रीजन मिल गया कि क्यों, हाँ क्यों उठना है, सच में उठना ही पड़ना है। तो एक अच्छा कन्विंसिंग सा रीजन मेरे पास आ गया कि नहीं तुषार ठीक है। और मुझे ये भी अब रियलाइज हुआ कि नहीं, इट्स नॉट कटिंग ऑफ द स्लीप, it's it's igniting your powerhouse of your body, mind and soul। तो मैं तो मुझे अब ये रियलाइज हुआ कि नहीं, वो कटिंग डाउन द स्लीप नहीं है, इट्स इग्नाइटिंग व्हाट इज देयर इन मी, जो जिसको जरूरत है एक स्पार्क को फायर बनने की, तो वो ही काम करेगा। सो ब्यूटीफुल एंड सो इनलाइटनिंग टुडे। बड़ा मजा आया, बहुत ही मजा आया। थैंक यू सो मच शीतल। बहुत सच में, सच में, सच में हम्म। बहुत टफ मतलब हमें टफ लग रहा है, या हमें हमें समझ, हम दुनियावी ज्यादा हैं जरूरत से ज्यादा। इस चक्कर में हम ऐसी जरा गूढ़ बातों को, जरा ज्यादा गूढ़ हो जाती है ना बातें, तो हम्म। हमें मतलब हम दुनियावी ज्यादा हैं, तो जब बातें ज्यादा हो जाती है ना योगी की, हमें समझ में भी आती हैं, हम्म। फिर भी हम ऐसे लगता है कि अभी हम इसके लायक हैं कि नहीं, सुन तो रहे हैं पर हम्म। इसके लायक है तभी यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ा अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज आई बीच में चैप्टर में, लास्ट वर्ड्स द लास्ट, कि जब एक आम आदमी निद्राधीन हो जाता है, निद्र के मतलब नींद के अधीन हो जाता है, यानी कि नॉर्मल मनुष्य, तो भी उसके वो जो 6 चक्रास में से वो प्राण शक्ति ऑटोमेटिकली घूम रही होती है, तभी कहते हैं स्लीप इज रिजुविनेटिंग, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसको वो वही काम कर रही है, प्राण शक्ति लाइफ फोर्स मूव कर रही होती है। तो ये भी एक नई नॉलेज, एक एस्पेक्ट था। इट डजंट मीन कि आपको योगी ही कोई करेगा, जो मनुष्य है जो लेटता है, नॉर्मल इंसान भी है जो योगी नहीं है, उसमें वो चक्र ऑलरेडी उसके प्राण शक्ति मूव कर रही होती है। सब मतलब उसको नहीं पता, कॉन्शियस स्टेट में उसको वैसे ही नहीं पता, लेकिन स्लीपिंग स्टेट में उसके अंदर जो चल रहा है, ये बात ये एक प्रैक्टिस चल रही है। और जो योगी है उसका तो और ही बहुत अच्छा बताया कि उसको तो श्वास वाला उसको करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये तो एक और ही नहीं, जबकि आज तक हमने ये पढ़ा है कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइफ में ब्रीदिंग है, और ये नई चीज आज सामने आई कि ब्रीदिंग का तो उनको नहीं, ये बात अनफॉर्चुनेटली। आप ये बात आप बोल रहे हो, आप पढ़ना, ये बात जो अभी आई है ना, वास्तव में कुछ बातें शुरू में ही आ गई थी। जैसे योगी देर तक जागता है, जल्दी उठता है 3 बजे, अब कहा जाता है 3 बजे उठो, चक्र जगते हैं, और योगी जो होता है आसानी से उठ जाता है, हम कहेंगे अभी सो लेते हैं। नहीं, हम क्योंकि लोग हम को भी है नहीं ऐसा ना होता उस है, स्थिति में। हम लोग भी और योगी शुरू में आया था कि गुरुजी के पास कोई आता था तो गुरुजी फटाक सी न जग जाते थे और चुस्ती से काम करते थे। हम्म। इसमें यही ये बात, अब भी यही बात आई है। हम्म। तो वही है कि मतलब, और वो शिष्य जो था वो थोड़ा घबराता था। तो हम्म। यही है कि हम शिष्य हैं अभी। थैंक यू भूमिका जी। जी, एनीवन एल्स वुड वांट टू शेयर? हालांकि टाइम ज्यादा हो गया है, कट शॉर्ट में कोई अगर कुछ कहना चाह रहा है, एल्स विल वाइंड अप द सेशन। तो शादी जस्ट अ क्वेश्चन कि आई डोंट सी सो मेनी पीपल डूइंग क्रिया योगा जो मेरे नॉलेज में रहे। क्यों, हम्म। ऐसा क्यों है? मतलब इतना कॉमन क्यों नहीं है? लोग क्यों नहीं करते हैं? मतलब क्रिया योग हो सकता है, मतलब जो तो क्रिया योग प्रैक्टिशनर हैं, इस चीज की नॉलेज में है, वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जितना इसको वास्ट लेवल पे नॉलेज में या या प्लेटफॉर्म पे लोगों की हम्म अवेयरनेस में लाया गया, आई थिंक उनकी अवेयरनेस में नहीं लाया गया है। जैसे कि बाबा रामदेव है, उनको मे बी कमर्शियल एस्पेक्ट में या किसी भी वे में आप कहो कि वो लोगों की नजरों में ज्यादा है, लेकिन परमहंस हम्म। योगानंदा वो कमर्शियल उस वे में आगे नहीं है। सो पीपल आर पॉसिबली नॉट अवेयर ऑफ क्रिया योग इन अ वे इट शुड विशाल, बी taught। लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में हमने ये लाइन पढ़ी थी, दैट इट वाज प्रीस्टली सीक्रेसी एंड मैन्स इंडिफरेंस, जिसकी वजह से ये सेक्रेट नॉलेज इनएक्सेसिबल रखी गई। हम्म। लोग नहीं इसका ढंग से इस्तेमाल करते, और हम्म। प्रीस्ट के पास ये नॉलेज रहनी चाहिए थी, हम्म। और मैन इस चीज के लिए इनडिफरेंट था। तो ये लाइन आ चुकी है कि ये जानबूझ के छुपा दी गई, ये एक मिस्ट्री है कि हम्म। आपको अगर इस ध्यान की लाइन में आना है तो खुद डिस्कवर करो, हम्म। फाइंड इट योर सेल्फ। सो और वी आर ब्लेस्ड कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं, वरना पहुंचे ये गूढ़ रहस्य है जिन्हें गूढ़ रखना ही समझदारी माना गया हैं। कलयुग में। बट दिस वाज ओके। रिलेटेड टू प्रीवियस, के पहले इस तरह से इसको गूढ़ रखा गया। और अभी आज की डेट में मुझे लगता है कि जैसे और प्रैक्टिसेस हैं और बाबा या योगी हैं, जितना उनको लाइमलाइट में लाया गया है,
तो परमहंस योगानंदा हाँ, ये जी कमर्शियलाइज नहीं कर रहे हैं। नहीं किया गया है, मे बी फॉर सम रीजन, That should be but the it's so reason. it's so it's a blessing and we are so fortunate that we got in the knowledge, और हमारे दिमाग में ये आया भी कि ये बुक पढ़नी है, और हमने फिर शुरू भी की जैसे तैसे। हमें लगा कि लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, एंड आई एम सो हैप्पी दैट अभी अपन 10 12 15 जो भी लोग आते हैं वो कॉन्सिस्टेंटली शुरू से अभी तक जुड़े हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे, एंड रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द पीपल हु आर प्रेजेंट टुडे एंड who have been with us on this journey, and I'm sure this journey will take them forward to a blissful state, जो आई थिंक हर कोई, मुझे लगता है कि टुवर्ड्स दैट स्टेट जो है कि जाना चाह रहे हैं। मतलब हर एक जिस भी इंसान ने इस बुक को शुरू किया ना, वो यूं ही नहीं आके शुरू किया था, उसको उसने कहीं ना कहीं सुना था और चाह रहे थे। क्योंकि जितने भी लोगों से जब हमने शुरू में भी पूछा कि आप किस मोटिव से, आप किस मोटिव से, वो यही बोलते थे कि हमने सुनी, हमने इसके बारे में बहुत सुना है। तो कहीं ना कहीं वो एक स्पार्क हर एक में थी। तो मैं तो ये होप कर रही हूँ एंड आई एम श्योर कि ये जो जर्नी जिस इंटेंट से शुरू हुई है वो आगे तक लेके जाएंगे, और अब वो एस्पेक्ट मुझे दिख रहा है कि शुरू हो रहा है, वी आर गोइंग मैम, अहेड। जो मैं बोलने आई थी तुषार जी, वही चीज आपने बोल दी। मेरे अंदर भी 2 3 बार मैंने ये अटेंड नहीं किया, मेरे मन में इतना वो चल रहा था कि मैंने मिस किया है, बहुत कुछ ऐसा किया है। इसलिए मैं एंड में जैसे ही मेरा दूसरा सेशन खत्म हुआ, मैंने कहा मैं बोलूं तो सही कि मैं किसी कारण से अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ यू हैव कि थोड़ा शेयर्ड इट टाइम ऑलरेडी विद अस, करके। आपने बताया है आपके जेन्युइन रीजन है जी। नहीं आ पाते, दैट्स ओके, परफेक्टली ऑल राइट। हाँ, लेकिन पहले टाइमिंग ऐसा था कि मैं 6:30 बजे लीव हो जाती थी, लेकिन अभी थोड़ा चेंज किया है टाइम, तो इसलिए। पर मैं कोशिश कर रही हूँ वही पुराने टाइम को लेके अब इस क्लास को जरूर ज्वाइन करूँ। या और अभी आप बात कर रहे थे कि जितने भी लोग आते हैं शुरू से जुड़े हुए हैं, और सच में ये जर्नी हमने जब से शुरू की है ना, तो अब छोड़ने का मन ही नहीं मन करता नहीं है। करता। और अब असली जर्नी शुरू हुई है क्रिया योग के ओ, बारे में, जो नॉलेज तो आप मिली। रिकॉर्डिंग तो कर रहे हो ना यस। I have, कभी yeah, किसी? every session is recorded. Yeah. ओके, हाँ, पूनम और जी has डालना a, भी तुषार है जी, उधर? मैंने तो कहा आपकी तुषार जी, रिकॉर्डिंग के आपको साथ लग में रहा आप है डाल जुकाम देना। हो रहा है, जी पहले जी आप अपना ट्रीटमेंट भी ले लेना आज। जी 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 काली मिर्च, शहद और अदरक। हाँ जरूर, श्योर श्योर, आई विल टेक दैट। थैंक यू भूमिका जी। पूनम जी, यू हैव अ क्वेश्चन, और आपने पर्सनली भी मुझे डाला था। पूनम जी, आप जिस शहर में, एक तो मैंने कहा था कि वहां पे क्रिया योग के अगर सेंटर हैं तो आप वो पता कर सकते हैं, प्लस आई कैन शेयर द नंबर ऑफ 2 पीपल जो क्रिया योग प्रैक्टिशनर्स हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं आगे कि आपने इफ यू विश टू नो स्टार्ट एंड गेट इनटू दिस जर्नी। आप कौन से शहर से हैं टीच क्रिया योगा, पूनम जी? ओके, पूनम जी इज नॉट स्पीकिंग। पूनम जी, यू कैन गेट इन टच विद मी, और आप लखनऊ से हैं। मैंने यहाँ पे ट्राई किया था, पूछा था, लेकिन मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। आप कहाँ यहाँ से है बताया आपने? योगानंद, लखनऊ से। लखनऊ से, ठीक है। यहाँ ठीक पे है, योगानंदा जी का आश्रम है, ओके। लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर यहाँ मिला नहीं मुझको। Puram ji, I'll share the number of 2 prominent people who are Kriya Yoga practitioner, who are Kriya Yoga practitioner. Yeah, these are the females. तो आप उनसे बात करें, कुछ ना कुछ आई थिंक लीड आपको देंगे वो कि क्या किया जा सकता है। तो वो काफी टाइम से बहुत पुराने प्रैक्टिशनर हैं क्रिया योग के, दोनों ही, मतलब ठीक, अराउंड 50 to 20 years नाउ। सो आई शेयर द ठीक, नंबर विद यू। या, ओके, थैंक यू। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। या, ऑल राइट, लेट्स जस्ट वाइंड इट अप। शीतल, आप प्लीज ऑल राइट। करेंगे तुषार जी, मुझे तो लग रहा है कि आप कितना त्याग करते हो इस मीटिंग के लिए इस समय। नहीं, दिस इज नॉट अ त्याग, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट भूमिका जी, इट्स नॉट अ। नहीं, इस समय आपको काफी जुकाम मुकाम हो रहा है आपके लिए। हाँ, दैट्स ओके, मतलब ऑफ कोर्स, मतलब आई वांट टू बी। मौसम चेंज होता है तो किसी किसी को होता है जी, बॉडी पे। दैट्स राइट। थैंक यू फॉर दिस कंसर्न भूमिका जी। शीतल, कैन यू प्लीज टेक अप श्योर श्योर श्योर। प्रेयर? लवली लवली रीडिंग। आज मुझे लग रहा है कि मैं ब्रेथलेस हूँ, इसका मतलब मेरे जो है ना ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस का टाइम आ गया है। क्योंकि थकना, ब्रीदिंग के वक्त थकना या बोलने के वक्त थकना, इट मींस, इट इज गिविंग मी अ सिग्नल कि मेरे लंग्स वीक हो रहे हैं। मुझे नेचर में ज्यादा सांसें लेने की जरूरत है, बजाय कमरों में बैठे रहो। सो इट इज माय टेक अवे कि निकलो बाहर नेचर में और करो प्रैक्टिस ब्रीदिंग की अच्छी वाली।
सो अपना कंक्लूडिंग प्रेयर के लिए सब लोग हाथ जोड़ लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Have a wonderful time, शांति। everyone. Have a Thank you, nice thank you, weekend. thank you, Take Sheetal. Thank you so care. much. Bye Happy bye. weekend, Thank you everyone. so Bye. much, Tushar. Good night, Thank you. Take Shubhratri. care. Happy बोध सुनैना Good जी weekend. night, तुषार। शुभरात्रि। Yeah, Bye bye. thank सबको you. सावन मुबारक हो। Thank आप you, सबको thank you, भी Bhumika ji. आपको थैंक भी। यू। बाय बाय।